नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन को लेकर जेनजी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस हिंसक विरोध के बीच आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार दोपहर नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को नक्खू जेल से बाहर निकाल लिया। इस बीच सवाल यह है कि आंदोलन के पीछे की वजह कहीं नेपाल में पनप रही बेरोजगारी तो नहीं है। बता दें कि ओडिशा सरकार की ओडिशा स्पेशल आर्मेड पुलिस में भर्ती निकली है। इस सरकारी नौकरी के लिए 300,000 से ज़्यादा नेपाली छात्र झारसुगुड़ा पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि वैकेंसी सिर्फ 135 है, लेकिन फॉर्म 3,000 से ज़्यादा नेपाली छात्रों ने भरा है। उन्होंने ओली सरकार पर जमकर अपना गुस्सा उतारा, साथ ही बालेश शाह को पीएम बनाए जाने की मांग रखी। नेपाल में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। युवाओं के लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। नेपाल में हिंसा के कारण बेरोजगारी के चलते युवाओं का गुस्सा भी है। नेपाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहां के युवा सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन इन बीच इसे बैन कर दिया गया, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। हालांकि बाद में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा दिया, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। नेपाल में इसे जेनसी आंदोलन नाम दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम उभर सामने आया है, वो है बालेंद्र शाह का, जिन्हें लोग बालेन शाह भी कहते हैं। बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं। बालेन नेपाल में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि वह दूसरे मेयरों से अलग है, जहां ज़्यादातर मेयर अपनी नगर पालिकाओं से आगे शायद ही कभी ध्यान दे पाते हैं। वहीं यह शख्स नेपाल के इस बड़े आंदोलन के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। सोमवार को नेपाल में शुरू हुए आंदोलन के बीच केपी शर्मा ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके सचिवालय ने इस खबर की पुष्टि की थी। केपी ओली ने हिंसक प्रदर्शन के बीच पद छोड़ा। सोमवार से जेनजी प्रदर्शनकारी और विपक्षी नेता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ओली 1 साल और 2 महीने ही पद पर रह सके। वे 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार पीएम बने थे। अराजकता का फायदा उठाकर देश भर की जेलों से 13,500 से ज्यादा कैदी भाग निकले। बाकी जिले की बात करें तो नौबस्ता बाल सुधार गृह में झड़प में 5 नाबालिग कैदियों की मौत हो गई। सिंदुलीगढ़ जेल से 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं शामिल थी, फरार हो गए। कई जेलों में आगजनी और हथियार लूटने की घटनाएं भी हुई। इस कारण भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्थिति संभालने के लिए नेपाल आर्मी ने देशव्यापी कर्फ्यू और धारा 144 लागू कर दी। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, जिससे सैकड़ों विदेशी यात्री फंस गए। हालांकि बुधवार शाम 6 बजे से उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई। इसी बीच जेनसी आंदोलन के नेताओं ने 4 घंटे चली ऑनलाइन मीटिंग में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम नेता चुन लिया। उनकी साफ सुथरी छवि और राजनीतिक दलों से दूरी उन्हें युवाओं को पहली पसंद बना रही है। नेपाल में जारी संकट के बीच इंडिगो ने यात्रियों की सुरक्षित वापसी को प्राथमिकता देते हुए अहम कदम उठाया। एयरलाइन ने घोषणा की कि 11 सितंबर से काठमांडू आने जाने वाली अपनी 4 नियमित उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी। इसके अलावा नियामकीय मंजूरी मिलने पर 2 विशेष राहत उड़ानें भी संचालित की जाएंगी, जो यात्रियों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए समर्पित होंगी। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नेपाल में अराजकता कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों का नतीजा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने नेपाल को भारत से अलग न किया होता तो आज वह एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र होता।